चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एसिड बेस एंड साल्ट पार्ट 1 को पढ़ा दिया था, और ये आपका क्या होगा, और ये आपका जो होगा एसिड बेस साल्ट जो होगा आपका क्या हो जाएगा, पार्ट 2 होगा। आपका जो एसिड बेस साल्ट जो होगा आपका पार्ट 2 होगा। पार्ट 2 होगा एसिड बेस साल्ट जो होगा पार्ट 2। ठीक है, आप यूट्यूब में जाकर सर्च कर लीजिएगा पार्ट 1। ठीक है, चलिए आप पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। आपको बेस, आपको एसिड पढ़ा दिया था मैंने, आपका बेस चलते हैं बेस। ठीक है, चलिए बेस, चलिए अब भास्म में क्या होता है। ठीक है, यानी कि बेस वैसे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है तो उसे हम भस्म कहते हैं। देखिए, जब NaOH को जब वाटर के साथ घुलाएंगे तो Na+OH- में आपका आयन में टूट जाती है। उसी प्रकार का पोटासियम हाइड्रोक्साइड का जब वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो आपको K+ और OH- आयन में टूट जाती है। जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड को जब रिचार्ज कराते हैं, सॉरी जब रिचार्ज बोला गया सॉरी गलती बोला गया, रिचार्ज। जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड को जब ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन होता है तब अमोनिया NH4+OH- आपका हाइड्रोक्साइड आयन बनता है। ठीक है, उसी प्रकार एक और आपका एग्जांपल है, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब वाटर के साथ कैल्शियम प्लस हाइड्रोक्साइड आयन बनती है। अब देखिए यहाँ पे 2 लगाया गया है। देखिए यहाँ पे जब 2 ऑक्सीजन और यहाँ 2 हाइड्रोजन, 2 लगाए, 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन भी हो जाएगा। ठीक है, और इसे थोड़ा इरेज कर लीजिए। चलिए अब क्षार क्या होता है। ठीक है, देखिए क्षार, चलिए फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट क्षार क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका है क्षार को अध्ययन करेंगे। क्षार होता क्या, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, यह स्वाद में कड़वा होता है। ठीक है, क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। भस्म जलीय विलयन में OH आयन देता है। कुछ प्राकृतिक पदार्थों में पाए जाने वाले पदार्थ। ठीक है, जैसे देखिए आपका संतरा और नींबू कौन से अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, और सेब में आपका मैलिक अम्ल पाया जाता है, इमली में आपका टाटारिक अम्ल पाया जाता है, सिरका में आपका एसिटिक अम्ल पाया जाता है, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, अमाशा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, चाय में टैनिक अम्ल पाया जाता है, विटामिन C में आपका एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है, और लाल चीनी में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए, एग्जाम में आपका पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको पूछ देगा कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। चलिए प्राकृतिक सूचक। ठीक है, प्राकृतिक सूचक 3 प्रकार का होता है। पहला आपका प्राकृतिक सूचक 3 प्रकार का होता है। प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक, गंधीय सूचक। कृत्रिम सूचक को हम बोलते हैं संश्लेषित सूचक। कृत्रिम सूचक ये पौधों में पाए जाते हैं, जैसे लिटमस, लाल पत्ता गोभी। ठीक है, लाल पत्ता गोभी, हाइड्रेंजिया पौधे के फूल, हल्दी। और कृत्रिम सूचक ये रासायनिक पदार्थ होता है, मैथिल ऑरेंज, फेनोल्फथैलीन। और गंधीय सूचक क्या होता है, इन पदार्थों का गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, जैसे प्याज, लौंग का तेल। यहाँ पे आप एक चार्ट देख रहे होंगे कि लिटमस सूचक आपका लिटमस है तो आपका रंग में परिवर्तन क्या होगा, यानी अम्ल के साथ क्या होगा, लाल हो जाता है, और आपका क्षार के साथ क्या हो जाता है, नीला हो जाता है। लिटमस, लाल पत्ता गोभी का रस जो है अम्ल में आपका लाल होता है, और अम्लीय में और क्षार में आपका क्या होता है, और क्षार में आपका क्या हरा हो जाता है। हल्दी देखिए कोई बदलाव नहीं होता क्षार में, सॉरी अम्ल के साथ कोई बदलाव नहीं होता, और रंग और क्षार में आपका लाल हो जाता है। हाइड्रेंजिया के फूल का रस जो आपका अम्ल में नीला होता है और क्षार में गुलाबी होता है। फिनोल्फथैलीन जो रंगीन होता है अम्ल में, और गुलाबी होता है क्षार में।
मैथिल ऑरेंज आपका लाल होता है एसिड में और पीला होता है आपका बेस में। प्याज का रस तीक्ष्ण गंध होता है एसिड में और कोई गंध नहीं होता है बेस में आपका। वेनिला जो होता है समान गंध रहती है एसिड में और कोई गंध उत्पन्न नहीं करता बेस में। लौंग का तेल समान गंध रहती है एसिड में, कोई गंध उत्पन्न नहीं करता है किस में, बेस में। चलिए आप इसे नोट कर लिए होंगे, आप फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसे। चलिए धातुओं की सक्रियता श्रेणी। देखिए अगर लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे सक्रियता श्रेणी क्या होगा, घटेगा, नहीं कम होगा। सक्रिय जो होगा कम होगा जब लेफ्ट से राइट को जाएंगे तब। सबसे पहले सोडियम सबसे ज़्यादा का पोटासियम का होगा, सोडियम का, उसके बाद सबसे ज़्यादा सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, पीबी, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। सबसे कम आपका सिल्वर का श्रेणी, सक्रियता श्रेणी अब क्या है, सिल्वर का, गोल्ड का कम होगा, सबसे कम गोल्ड का। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे, बार बार इसे एग्जाम में पूछा जाता है आपको आपसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, धातु के कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट से अम्लों की अभिक्रिया। तो क्या होता है, जैसे देखिए जब धातु के कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया होता है तो लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। जैसे यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जिंक कार्बोनेट प्लस हाइड्रोजन सल्फेट, जब रिएक्शन होता है क्या बन रहा है आपका, जिंक सल्फेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। देखिए आपका जिंक जो है क्रियाशील धातु है, अन्य सक्रियता है, तो हाइड्रोजन क्या करें, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगी, यहाँ पे H2 आ जाएगा, वाटर बन जाएगा अपना। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए, आप फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसे। ठीक है, चलिए देखिए, जब Na2CO3 प्लस H2SO4, जब रिएक्शन क्या Na2SO4 प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, फिर NaHCO3 प्लस HCl के साथ रिएक्शन होता है तो आपका NaCl प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, जब कैल्शियम कार्बोनेट HCl आपको बता दिया है बाइक कार्बोनेट और फिर हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट जब रिएक्शन होता है तो आपका लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ये रिएक्शन आप देख लीजिए, यहाँ भी देख लीजिए, जिससे रिएक्शन हुए CaCO3 प्लस HCl के साथ रिएक्शन CaCl2 बनेगा, H2O प्लस CO2 बनेगा। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए, आप फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, आप फिर बाद में आप दोबारा वीडियो देख के आप स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। तो धातु के ऑक्साइड की अम्ल से अभिक्रिया। धातु के ऑक्साइड मूलतः भस्म होते हैं तथा अम्ल से अभिक्रिया कर लवण तथा जल बनाते हैं। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड तनु H2O4 में घुलकर नीला विलयन देता है। इस नीले विलयन को बेसिन में लेकर वाष्पित करने पर नीले रंग का ठोस कॉपर सल्फेट प्राप्त होता है। कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन सल्फेट क्या बनेगा आपको, कॉपर सल्फेट प्लस वाटर बनेगा आपका। ठीक है, इसी प्रकार जिंक ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड जब अम्ल से अभिक्रिया करता है लवण और जल बनता है। यहाँ पे देख सकते हैं लवण और जल बन गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अधातु के ऑक्साइड की भस्म से अभिक्रिया। चलिए अधातु के कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया चूना जल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ करने पर कैल्शियम कार्बोनेट तथा जल बनता है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। आप ये दोनों फार्मूला आप क्या याद रखें। ठीक है, आप ये दोनों फार्मूला हमेशा याद रखें क्योंकि आपको एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा और बार बार एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है।
चलिए, भस्म दो प्रकार का होता है, ठीक है। भस्म जो होता है दो प्रकार का होता है। आपका फर्स्ट होता है प्रबल अम्ल और सेकेंड आपका दुर्बल अम्ल, ठीक है। प्रबल अम्ल हो जाएगा NaOH और पोटासियम हाइड्रोक्साइड। दुर्बल में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को बोला जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या बोला जाता है इसको? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोला जाता है, ठीक है। इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोला जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोला जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, आपका पीएच स्केल के सबसे पहले सोरेनसन ने 1909 ईस्वी में खोज किया था, ठीक है। पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। किसी बिलियन के पीएच मान किसी बिलियन के पीएच का मान उसमें उपस्थित प्लस एच आयनों की सांद्रता के लघु गुणांक का ऋणात्मक मान होता है। जैसा pH इक्वल टू माइनस लॉग कैपिटल H प्लस पे चार्ज दीजिएगा इक्वल टू लॉग 1/H पॉजिटिव चार्ज, ठीक है नहीं, ठीक है। H प्लस आपका होगा सांद्रता मोलरता मिलेंगे। अब इसे याद रखेंगे हमेशा, ठीक है। इसे रिमेंबर करेंगे आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पीएच स्केल के बारे में देख लीजिए। एक आपके पास पीएच स्केल होता है जो आपको, चलिए यहाँ पे देखिए पीएच स्केल होता क्या है। पीएच स्केल के पास 0 से लेकर 14 तक क्या होता है, आपका अंकित किया हो रहता है, ठीक है। आपका अंकित रहता है कहाँ, 0 से लेकर आपका यहाँ तक क्या रहता है, अंकित रहता है। 0 से लेकर आपको 14 तक अंकित किया रहेगा। और देखिए अगर आपका वैल्यू 7 के इक्वल होगा तब उदासीन होगा आपका, ठीक है। आपका पीएच मान क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। अगर आपका वैल्यू 7 से कम होगा तो अम्लीय उसका क्या होगा, बढ़ेगी, एसिटिक मीडियम में होगा। अगर 7 से वैल्यू आपका ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, क्षारीय उसका बढ़ेगी, ठीक है। इस डायग्राम को आप ध्यान में रखिए और सारी बात को याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगर pH 7 से कम होगा तो अम्लीय विलयन होगा, एसिडिक सोल्यूशन होगा। pH अगर 8 से ज़्यादा होगा तो आपका क्या हो जाएगा, क्षारीयता विलयन होगा। अगर 7 होगा तो आपका क्या, उदासीन विलयन होगा। समान विलयनों का pH मान देखिए, अमाशय रस में आपका कितना pH होता है, 1.0 होता है। नींबू का रस होता है 2.5 होता है। सिरके का pH 3.0 होता है। टमाटर का 4.1 होता है। पसीना का 4.5 होता है और अम्लीय वसा 5.6 होता है। टॉयलेट का 6.0 यानी पेशाब का 6.0 होता है। मिल्क का आपका 6.5 होता है। शुद्ध जल का आपका होता है 7.0, आंसू का 7.3, खून का 7.4, पीत का 7.5 से लेकर 8.8 तक होती है और चूना जल का 11.0 pH मान होती है, ठीक है। इस सारे pH मान को आप याद रखेंगे। क्लास 10th की बोर्ड जब एग्जाम होती है तो उसमें pH मान वैल्यू ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, अब देखिए लवण क्या होता है, अम्ल और भस्मों की अभिक्रिया से लवण तथा जल बनता है, ठीक है। आप लवण कैसे पहचानेंगे, उसमें ना तो H हाइड्रोजन होना चाहिए और ना ही उसमें OH होना चाहिए, ठीक है। तब आप सिंपली लवण को पहचान सकते हैं, ठीक है। नोट करें तब तक कितना, चलिए इतना नोट कर लिए होंगे। देखिए जब HCl प्लस NaOH का रिएक्शन करते हैं तो हमारा, आप सिंपल से याद रखेंगे, जब अम्ल और क्षारक के साथ रिएक्शन होता है लवण और जल बनता है, ठीक है। NaCl प्लस H2। आप लवण को पहचान जिसमें उसमें H नहीं होना चाहिए और OH नहीं होगा, उस कंपाउंड को क्या बोलेंगे, हम लवण बोलेंगे। वहाँ पे लवण सिंपल तरीक़े से ऐसे पहचान सकते हैं लवण को, ठीक है। चलिए पहचान लीजिएगा आप लवण।
चलिए आप थोड़ा नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। देखिए एसिड प्लस बेस रिएक्शन होता है क्या बनता है, लवण प्लस जल बनता है। उसी पर हाइड्रोजन सल्फेट प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, Na2SO4 प्लस वाटर बन गया। और लवण का वर्गीकरण, लवण आपका 3 प्रकार का, पहला समान लवण, दूसरा अम्लीय लवण, तीसरा भास्मिक लवण। चलिए तीनों का वन बाय वन से पढ़ते हैं। पहला आपका सामान्य लवण, वैसे लवण जिसमें विस्थापनशील हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल समूह नहीं होते हैं तो उसे सामान्य लवण कहलाता है। फिर कहते हैं जैसे NaCl, KCl, Na2SO4, Na3PO4, KNO3, कॉपर सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं दूसरा, अम्लीय लवण। किसी अम्ल के अणु में उपस्थित विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु के धातु द्वारा अंशतः विस्थापित करने के लिए फलस्वरूप बने लवण को अम्लीय लवण कहते हैं। दूसरे शब्दों में वे लवण जो किसी भस्म द्वारा किसी अम्ल के अपूर्ण उदासीनीकरण के फलस्वरूप बनते हैं तो उसे अम्लीय लवण कहते हैं, कहलाता है। फिर कहते हैं जैसे आप देखिए यहाँ पे आपका क्या एसिड और बेस रिएक्शन में क्या बन रहा है, अम्लीय लवण बन रहा है प्लस वाटर बन रहा है। यहाँ पे भी देख सकते हैं हाइड्रोजन फास्फेट प्लस क्या बन रहा है आपका NaOH के अतिरिक्त अम्लीय सोडियम डाइहाइड्रोजन फास्फेट प्लस वाटर बना है। आप इसे नोट कर लीजिएगा। उसी के आगे कुछ थ्योरी है। प्राप्त सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट से अभी 2 विस्थापनशील हाइड्रोजन तथा लवण पुनः NaOH से अभिक्रिया कर सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट बनता है। Na2H2PO4 प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड पर Na2HPO4 प्लस वाटर, क्योंकि यहाँ पे आपके पास तीन हाइड्रोजन है। ठीक है, 3 हाइड्रोजन, इसलिए रिएक्शन करके बनाएगा आपको रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट, अब थर्ड आपका भास्मिक। वैसे भास्म जिनके अणु में एक से अधिक हाइड्रोक्सिल समूह होते हैं अम्लों द्वारा आंशिक रूप से उदासीन होकर यह भास्मिक लवण प्राप्त करता है। जैसे देख लिया आप यहाँ पे PbOH का होल 2 प्लस HNO3, तो PbOH NO3 प्लस वाटर। भास्मिक लवण भास्मिक लेड नाइट्रेट से बोला जाता है। जिससे कुछ यहाँ पे एग्जांपल BaOHCl, बिस्मथ OH का होल 2 Cl, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड Cl, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड Cl, ये आदि भास्मिक लवण के उदाहरण। आप थ्योरी पूरा पढ़ लीजिए और नोट कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो अगर थ्योरी पढ़ेंगे तो वीडियो आपकी ज़्यादा लंबा हो जाएगी। चलिए कुछ उपयोगी लवण, पहला सोडियम क्लोराइड जो NaCl, फार्मूला याद रखिएगा NaCl सोडियम आपका, और दूसरा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, आपका दूसरा क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड, और उसी को बोलते हैं कास्टिक सोडा NaOH। ठीक है, समुद्री जल से वाष्पीकरण द्वारा साधारण नमक का प्राप्त होता है। ठीक है, आप इस थ्योरी को पढ़ लीजिएगा। यानी कि हमारे देश में नमक का स्रोत समुद्री जल एवं चट्टानें हैं। भारत में 95% सोडियम क्लोराइड यानी कि साधारण नमक समुद्री जल से वाष्पीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। वर्गीकरण द्वारा प्राप्त साधारण नमक Na2SO4, MgCl2, MgSO4, CSO3 आदि लवण अशुद्धि के रूप में पाए जाते हैं। ये आपका सारा इम्पोर्टेंट है, आपको बोर्ड में सारा पूछा जाएगा। चलिए आपका थर्ड है सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaCO3। ठीक है, इसका कुछ विधि है जो आप पढ़ लीजिएगा, और इसका कुछ गुण है, प्रॉपर्टी जो पढ़ लीजिएगा आप, क्योंकि वीडियो आपको ज़्यादा लंबा हो जाएगी तो आप लोग भी ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। चलिए इसके कुछ यूज देखते हैं। अग्निशामक यंत्र में इसका यूज करते हैं और खाने में यूज करते हैं। ठीक है, देखिए सोडियम कार्बोनेट या फिर धोने का सोडा, सोडियम कार्बोनेट फिर धोने का सोडा, इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O, और फिर धोने का सोडा बोलते हैं। सोडियम कार्बोनेट को या धोने का सोडा, वाशिंग सोडा,
प्राय अमोनियम सोडा विधि या फिर साल्ट विधि से बनाया जाता है, तैयार किया जाता है। आप यहाँ पर रिएक्शन देख लीजिए और उस फार्मूला याद रखिए और उस थ्योरी एग्जाम में लिख दीजिएगा। इसका प्रॉपर्टी देख लीजिए, ये प्रॉपर्टी 1 2 3 आप प्रॉपर्टी पढ़ लीजिएगा। इसका यूज देख लीजिए, इसका कपड़ा याद धोने में यूज किया जाता है, धोने का सोडा यह प्रयोगशाला में यूज किया जाता है। कागज का साबुन आदि के उत्पादन में इसका उपयोग किया जाता है। और फोर्थ में जल का स्थायी खरापन दूर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, आप ये सारे पॉइंट याद रखेंगे। आपको पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम के हिसाब से सारा इम्पोर्टेंट होगी। आपको 10th में सारा पूछा जाएगा। आपका विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला होता है CaOCl × Cl। आप फिर इसको लिख सकते हैं आप CaOCl2 आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए बुझे हुए चूने CaOH को 40 डिग्री सेल्सियस तक प्राप्त कर उसके ऊपर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। ठीक है, और इसे आप याद रखें और रिएक्शन को भी याद रखें। एग्जाम में आपको एक काम देने वाली है, इसका गुण आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं बार बार कर रहा हूँ, इसका वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी, इसलिए आप इसको थ्योरी पढ़ लीजिए और इसका प्रॉपर्टी पढ़ लीजिए। इसका गुण देखिए, कीटाणुनाशक के रूप में उपयोग किया जाता है। कागज एवं कपड़े के विरंजन में किया जाता है। क्लोरीन अपने क्लोरोफॉर्म में आदि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलिए आप प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4(2) इसका एक फार्मूला होता है। और इसे ये भी लिख सकते हैं CaSO4 इसको बोल सकते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसको बोल सकते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला होता है CaSO4(2) आपको 10th बिहार बोर्ड में बार बार एग्जाम पूछा जाता है और इसे आप इस फार्मूला को याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देखिए कुछ थ्योरी है। आपका थ्योरी देख लीजिए। जिप्सम CaSO4(2) की तीव्रता से गर्म करने पर यह पूर्ण रूप से निर्जलीकरण होकर कैल्शियम सल्फेट बनता है। CaSO4(2) हीट करेंगे तो कॉपर सल्फेट प्लस वाटर बनता है। ठीक है, यह निर्जलीकरण उभय आगमी नहीं है तथा जल द्वारा CaSO4 जिप्सम में परिणत नहीं होता है। जिप्सम 120 डिग्री तक सावधानी पूर्वक गर्म करने के फलस्वरूप प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। देखिए CaSO4(2) या फिर कॉपर सल्फेट H2O बनता है। जो इसको हीट करेंगे 120 डिग्री सेल्सियस पर प्लास्टर ऑफ पेरिस आपका बनता है। CaSO4(2) ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला प्लस 3H2O बनता है और आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसे याद रखिए। इसको रिमूव करते हैं सब लकीर को। चलिए यहाँ तक हो गया आपका। नेक्स्ट कुछ टॉपिक बचा होगा। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल मिलाने के फलस्वरूप मिश्रण तप्त होकर जिप्सम में परिणत हो जाता है। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4(2) ठीक है, इस प्रक्रिया में यह जमकर ठोस बन जाता है। कॉपर सल्फेट का (2) 3H2O प्लस कॉपर सल्फेट 2H2O ये आपका जिप्सम का फार्मूला है और आप इसे रिमेंबर करिएगा। इसका उपयोग देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग मूर्ति बनाने में किया जाता है और इसका उपयोग शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डी को जोड़ने में उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्या है, अब आपका नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एसिड एंड बेस एंड साल्ट। ठीक है, और आप इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं। क्लास 10th का वहाँ पे लेक्चर हो रहा है। ठीक है, थैंक्स वीडियो देखने के लिए।